तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डिलीशियस नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 2025 में हमें देखने को मिलने वाली है। तो इसी की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। डेयर डेविल बॉर्न अगेन एक आगामी अमेरिकी टेलीविजन श्रृंखला है जिसे डेरियो स्कारडापेन और मैट कॉर्मन और क्रिस ऑड ने स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस के लिए बनाया है, जो डेयर डेविल के चरित्र पर आधारित मार्वल कॉमिक्स पर आधारित है। यह मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एमसीयू में मार्वल स्टूडियोज द्वारा अपने मार्वल टेलीविजन लेबल निर्मित 13वीं टेलीविजन श्रृंखला होने का इरादा है, जो फ्रेंचाइजी की फिल्मों के साथ निरंतरता साझा करती है। बॉर्न अगेन डेयर डेविल 2015 से 2018 का पुनरुद्धार और निरंतरता है, जो पिछली मार्वल टेलीविजन प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित और मूल रूप से नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई एक पुरानी सीरीज है। स्कारडापेन जस्टिन बेंसन और आरोन मूरहेड के साथ मुख्य निर्देशक के रूप में शोरनर के रूप में काम करते हैं। चार्ली कॉक्स ने मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज और पिछले मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शंस से मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें विंसेंट डिनफ्रियो, डेबोरा एन वोल और माइकल गैंडोल्फिनी के साथ अभिनय किया। मार्गारिटा लेविएवा, एल्डन हेंसन, विल्सन बेथेल, जब्रीना ग्वेरा, निक्की एम. जेम्स, गेनेया वाल्टन, आर्टी फ्रोशन, क्लार्क जॉनसन, एलिट ज्यूरर और जॉन बर्नथल भी पहले सीजन में अभिनय करते हैं। 2018 में डेयर डेविल के रद्द होने के बाद कॉक्स और डिनफ्रियो ने 2021 में शुरू होने वाले मार्वल स्टूडियो प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी भूमिकाओं को दोहराया। 2022 की शुरुआत में एक नई डेयर डेविल सीरीज का विकास शुरू हुआ, जिसमें मई तक कॉर्मन और ऑड को मुख्य लेखक के रूप में जोड़ा गया। उन्होंने सीरीज को नेटफ्लिक्स सीरीज की तुलना में एक एपिसोडिक संरचना और हल्का स्वर दिया। 18 एपिसोड के पहले सीजन की योजना के साथ जुलाई 2022 में बॉर्न अगेन की घोषणा की गई। श्रृंखला का नाम फ्रैंक मिलर और डेविड माजुचेली द्वारा बॉर्न अगेन कॉमिक बुक स्टोरीलाइन का संदर्भ देता है, लेकिन श्रृंखला सीधे उस स्टोरीलाइन को अनुकूलित नहीं करती है। मार्वल स्टूडियोज ने सितंबर 2023 के अंत तक श्रृंखला को ओवरहाल करने का फैसला किया और कॉर्मन, ऑड और शुरुआती निर्देशकों को रिलीज कर दिया। हालांकि माइकल क्यूस्टा, जेफरी नचमनॉफ और डेविड बॉयड को अभी भी उनके द्वारा निर्देशित एपिसोड के लिए श्रेय दिया जाता है। अगले महीने स्कारडापेन, बेंसन और मूरहेड को काम पर रखा गया और दृष्टिकोण बदलकर इसे और अधिक धारावाहिक बनाया गया और सीधे नेटफ्लिक्स सीरीज से जोड़ा गया। नियोजित 18 एपिसोड सीजन को भी 2 सीजन में विभाजित किया गया था। फिल्मांकन न्यूयॉर्क में होता है। डेयर डेविल बॉर्न अगेन का प्रीमियर 4 मार्च 2025 को डिज्नी प्लस पर होगा, जिसमें इसके पहले 2 एपिसोड होंगे। पहले सीजन में 9 एपिसोड होंगे और यह एमसीयू के 5वें चरण का हिस्सा होगा। दूसरे सीजन का प्रीमियर 2026 की शुरुआत से लेकर मध्य तक होगा और इसमें 8 एपिसोड होंगे। यह एमसीयू के 6ठे चरण का हिस्सा होगा। बर्नथल अभिनीत और पहले सीजन के फिल्मांकन के दौरान परिकल्पित एक शीर्षकहीन पुनिशर टेलीविजन स्पेशल मार्वल स्टूडियोज स्पेशल प्रेजेंटेशन बैनर के लिए विकास में है। आधार डेयर डेविल बॉर्न अगेन डेयर डेविल 2015 से 2018 की घटनाओं के कई साल बाद शुरू होता है। एक और अंधे वकील मैट मर्डॉक द्वारा नकाबपोश सतर्कता डेयर डेविल के रूप में अपनी गतिविधियों को रोकने के 1 साल बाद। 2 पहले सीजन में मर्डॉक एक वकील के रूप में न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखता है, जबकि पूर्व अपराध मालिक विल्सन फिस्क न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए दौड़ता है, जिससे यह जोड़ी टकराव के रास्ते पर आ जाती है। कलाकार और पात्र यह भी देखे डेयर डेविल टीवी सीरीज पात्रों की सूची। चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल के रूप में हेल्स किचन, न्यूयॉर्क से अलौकिक इंद्रियों वाला एक अंधा वकील, जो एक नकाबपोश निगरानीकर्ता के रूप में दोहरा जीवन जीता है। 4
कॉक्स ने मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज से स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 और डिज्नी प्लस सीरीज शी हल्क अटॉर्नी एट लॉ 2022 में अपनी भूमिका को पहली बार फिर से निभाने में सक्षम होने की सराहना की, क्योंकि वह थोड़ा मजा करने में सक्षम था और मर्डॉक को उन पात्रों के साथ बातचीत करते हुए देख सकता था जिन्हें मूल डेयरडेविल 2015 से 2018 सीरीज में शामिल नहीं किया जा सका था। फिर वे बॉर्न अगेन के साथ अपना खुद का स्वर सेट कर सकते थे और न्यूयॉर्क में अपने जीवन की सभी संभावनाओं का पता लगा सकते थे और विकसित कर सकते थे। 5 कॉक्स ने अक्टूबर 2022 तक भूमिका के लिए प्रशिक्षण शुरू कर दिया, जिसमें मिश्रित मार्शल आर्ट MMA पर ध्यान केंद्रित किया गया ताकि मर्डॉक को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जा सके जिसके पास विभिन्न लड़ाई शैलियों में प्रशिक्षण है, जिसे वह इस आधार पर नियोजित कर सकता है कि वह किससे लड़ रहा है, बजाय इसके कि वह केवल एक चौतरफा लड़ाकू हो। 6 LED गॉस ने एक युवा मैट का किरदार निभाया है। 7 स्वतंत्र स्रोत की आवश्यकता। विंसेंट डीनफ्रियो विल्सन फिस्क बटा किंगपिन के रूप में एक शक्तिशाली व्यवसायी और अपराध प्रभु। 4 जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए दौड़ रहे हैं। 8-9 डीनफ्रियो ने कहा कि डिज्नी प्लस सीरीज इको 2024 में उनके किरदार का लहजा बॉर्न अगेन में जारी रहेगा, जो उनका मानना था कि किरदार को सबसे अच्छा कैसे चित्रित किया गया था। 10 डेयरडेविल में भूमिका के लिए 40 पाउंड 18 किलोग्राम वजन बढ़ाने के बाद डीनफ्रियो ने बॉर्न अगेन के लिए एक मोटा सूट पहनना चुना, जैसा उन्होंने डिज्नी प्लस सीरीज हॉकाई 2021 में अपनी उपस्थिति के साथ शुरू किया था। डीनफ्रियो ने सोचा कि मोटा सूट आधुनिक तकनीक के साथ हल्का और अधिक यथार्थवादी होने के लिए आगे बढ़ा है। 11 डीनफ्रियो ने कहा कि आकार को बेचने के लिए अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया था और कहा कि पहले सीजन के अंत में चरित्र का आकार दूसरे सीजन से संबंधित कारणों से अधिक विशिष्ट और अधिक विस्तृत होगा। 12-28 मार्गारीटा लेविवा हीथर ग्लेन के रूप में एक चिकित्सक और मर्डॉक की प्रेमिका। 13-14 तीन सतर्कतावाद पर उसके और मर्डॉक के विचार अलग अलग है। 12-26 लेविवा का मानना था कि ग्लेन पहली प्रेमिका थी जिसके प्रति मर्डॉक सच्चे तौर पर प्रतिबद्ध था। 14-5 डेबोरा एन वोल करेन पेज एक पूर्व रिपोर्टर और मर्डॉक की दोस्त और नेल्सन मर्डॉक और पेज लॉ फर्म में भागीदार। 15 शोरनर डारियोस कार्डापेन ने कहा कि पेज इस पौराणिक कथाओं का दिल और आत्मा थी और मर्डॉक के साथ उसकी बातचीत उसके अंदर अधिक मानवता लाती है। 12-30 एल्डन हेसन फ्रैंकलिन फोगी नेल्सन मर्डॉक का सबसे अच्छा दोस्त और कानूनी साझेदार। 15 विल्सन बेथेल बेंजामिन डेक्स पॉइंडेक्सटर बटा बुलसाई के रूप में एक मनोरोगी पूर्व FBI एजेंट जो लगभग किसी भी वस्तु को घातक प्रक्षेपे के रूप में उपयोग कर सकता है। फिस्क द्वारा उसकी पीठ तोड़ने से पहले उसने फिस्क के लिए डेयरडेविल का भेष धारण किया था। 16-17 जब्रीना ग्वेरा शीला रिवेरा के रूप में। 14-12 निक्की हेम जेम्स कर्स्टन मैकडफी न्यूयॉर्क की पूर्व सहायक जिला अटॉर्नी। 14-5 गेनेया वाल्टन BB उरिच के रूप में। 14-12 एक युवा पत्रकार जिसका संबंध डेयरडेविल के एक पात्र बेन उरिच से है। 18 अपडेट की आवश्यकता है। RT फ्रॉशन बक कैशमैन के रूप में। 14-12 क्लार्क जॉनसन चेरी के रूप में एक सेवानिवृत्त न्यूयॉर्क शहर पुलिस अधिकारी जो मर्डॉक के साथ काम करता है। 14-5-12 30 जॉनसन ने चेरी को फिल्म द फ्रेंच कनेक्शन 1971 में रॉय शेडर के चरित्र बरी क्लाउडी रूसो के आधार पर तैयार किया। 14-5 माइकल गैंडोल्फिनी डैनियल ब्लेक के रूप में फिस्क के शिष्य। 12-30-19 जेरेमी अर्ल कोल नॉर्थ के रूप में। 20 एलेट जुरर वेनेसा मारियाना फिस्क के रूप में विल्सन की पत्नी जिसने अलग होने के बाद उसके आपराधिक साम्राज्य को संभाला,
जिससे दंपति के बीच तनाव पैदा हो गया। 21 जुरर ने डेयर डेविल में वेनेसा का किरदार निभाया था, लेकिन सैंड्रिन होल्ट को मूल रूप से बॉर्न अगेन के लिए भूमिका में लिया गया था। जुरर को श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल के बाद वापस लाया गया। 22-23 जॉन बर्नथल फ्रैंक कैसल बटा पनिशर के रूप में एक सतर्क व्यक्ति जो किसी भी तरह से आपराधिक अंडरवर्ल्ड से लड़ने का लक्ष्य रखता है, चाहे परिणाम कितने भी घातक क्यों न हो। 24-25 अपने परिवार की क्रूर हत्या के बाद। सीजन 1 2025 मुख्य लेख डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 नहीं। शीर्षक निर्देशक 14-17-18 द्वारा लिखित। 26 मूल रिलीज की तारीख 27। 1 TBA आरोन मूरहेड और जस्टिन बेंसन डारियोस कार्डापेन 4 मार्च 2025। 2 TBA माइकल क्यूस्टा मैट कॉर्मन और क्रिस ऑर्ड 4 मार्च 2025। 3 TBA माइकल क्यूस्टा जिल ब्लैंकेनशिप 11 मार्च 2025। 4 TBA जेफरी नचमनॉफ डेविड फेगे और जेसी विगुटो 18 मार्च 2025। 5 TBA जेफरी नचमनॉफ ग्रेन गॉडफ्री 25 मार्च 2025। 6 TBA डेविड बॉयर थॉमस वोंग 25 मार्च 2025। 7 TBA डेविड बॉयर जिल ब्लैंकेनशिप TBA। 8 TBA आरोन मूरहेड और जस्टिन बेंसन जेसी विगुटो और डारियोस कार्डापेन TBA। 9 TBA आरोन मूरहेड और जस्टिन बेंसन हीदर बेल्सन और डारियोस कार्डापेन TBA। सीजन 2 मुख्य लेख डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 दूसरे सीजन की पुष्टि अगस्त 2024 में की गई। 28-29 इसमें 8 एपिसोड शामिल है। 30 कार्डापेन ने शोरनर के रूप में वापसी की। बेंसन और मूरहेड निर्देशक के रूप में लौटे। 2 फिल्मांकन फरवरी के अंत से जुलाई 2025 तक हो रहा है। 31 सीजन का प्रीमियर 2026 की शुरुआत से मध्य तक होने वाला है। 32 उत्पादन यह भी देखे सीजन 1 और सीजन 2 का निर्माण। पृष्ठभूमि अधिक जानकारी डेयर डेविल टीवी सीरीज और मार्वल की नेटफ्लिक्स टेलीविजन सीरीज। चार्ली कॉक्स पोर्टलैंड ओरेगन में 2024 रोज सिटी कॉमिक कॉन में बोलते हुए। 2023 में गैलेक्सी कॉन रिचमंड में विंसेंट डिनफ्रियो। चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिनफ्रियो ने पहली बार 2021 में मार्वल स्टूडियोज प्रोजेक्ट्स में नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल सीरीज से अपनी भूमिकाओं को दोहराया, इससे पहले कि वे जुलाई 2022 में डेयर डेविल बॉर्न अगेन में अभिनय करने के लिए तैयार हों। मार्वल कॉमिक्स के चरित्र डेयर डेविल पर आधारित और मार्वल टेलीविजन और ABC स्टूडियो द्वारा निर्मित टेलीविजन श्रृंखला डेयर डेविल का प्रीमियर अप्रैल 2015 में नेटफ्लिक्स पर हुआ था। 33 और नवंबर 2018 में इसके रद्द होने तक 3 सीजन तक चला। नेटफ्लिक्स ने कहा कि 3 सीजन सेवा पर बने रहेंगे, जबकि शीर्षक चरित्र मार्वल के लिए भविष्य की परियोजनाओं में जीवित रहेगा। डेडलाइन हॉलीवुड ने उल्लेख किया कि नेटफ्लिक्स पर कुछ अन्य मार्वल श्रृंखलाओं के विपरीत जिन्हें भी रद्द कर दिया गया था, श्रृंखला को कहीं और जारी रखने के लिए दरवाजा खुला हुआ लगता है, संभवतः डिज्नी की स्ट्रीमिंग सेवा डिज्नी प्लस पर। 34 हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने कहा कि यह संभावना नहीं है। 35 खासकर जब से, जैसा कि वैरायटी द्वारा बताया गया है, मार्वल और नेटफ्लिक्स। 36 वॉल्ट डिज्नी डायरेक्ट टू कंज्यूमर एंड इंटरनेशनल के चेयरमैन केविन ए मेयर ने कहा कि ऐसी संभावना है कि डिज्नी प्लस सीरीज को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है। 37 हुलू के ओरिजिनल्स के वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्रेग एयरविच ने कहा कि उनकी स्ट्रीमिंग सेवा भी सीरीज को पुनर्जीवित करने के लिए तैयार है। 38 स्टार चार्ली कॉक्स को रद्दीकरण से दुख हुआ। उन्होंने बताया कि वे चौथे सीजन की योजनाओं से उत्साहित थे, जिसकी उन्हें और बाकी कलाकारों और क्रू को उम्मीद थी कि इसे बनाया जाएगा। उन्हें उम्मीद थी कि मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल को फिर से किसी न किसी रूप में चित्रित करने का अवसर मिलेगा। 39 एमी रटबर्ग, जिन्होंने श्रृंखला में मार्सी स्टाल का किरदार निभाया था,
ने कहा कि कलाकारों और क्रू को उम्मीद थी कि यह 5 सीजन तक चलेगा। चौथे सीजन में एक नए प्रतिपक्षी को पेश किया जाएगा, इससे पहले कि 5वें में डेयर डेविल और विंसेंट डीनफ्रियो के विल्सन फिस्क बटा किंगपिन के बीच अंतिम मुकाबला हो। 40 जब मार्वल स्टूडियोज ने अपने साझा ब्रह्मांड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU के भीतर डेयर डेविल फ्रेंचाइजी को जारी रखने के बारे में चर्चा शुरू की, तो स्टूडियो के अध्यक्ष केविन फीगे ने जोर देकर कहा कि वे कॉक्स और डीनफ्रियो को वापस लाए, यह महसूस करते हुए कि यह जोड़ी अपने पात्रों से अटूट रूप से जुड़ी हुई थी, क्योंकि MCU अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस इवांस क्रमशः टोनी स्टार्क बटा आयरन मैन और स्टीव रोजर्स बटा कैप्टन अमेरिका से थे। 2 फीगे ने जून 2020 में MCU में मर्डॉक के रूप में अपनी भूमिका को फिर से शुरू करने के बारे में कॉक्स से संपर्क किया। 41 और उन्होंने घोषणा की कि कॉक्स दिसंबर 2021 में भविष्य की मार्वल स्टूडियो परियोजनाओं के लिए लौट रहे थे। 5 42 कॉक्स ने पहली बार फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 43 मार्च 2022 में डेयर डेविल को नेटफ्लिक्स से डिज्नी प्लस पर ले जाया गया, जब सीरीज के लिए नेटफ्लिक्स का लाइसेंस समाप्त हो गया और डिज्नी ने अधिकार वापस ले लिए। विकास प्रारंभिक कार्य मार्वल स्टूडियोज ने जनवरी 2022 में डेयर डेविल के नेतृत्व वाली एक नई श्रृंखला बनाने का फैसला किया। 12-24 नो वे होम और हॉकाई में दिखाई देने के बाद 2 कॉक्स ने मार्च में ऐसी श्रृंखला पर चर्चा की। उनका मानना था कि इसे पिछली श्रृंखला के अंत के कुछ साल बाद शुरू करना चाहिए और फिर से कल्पना करनी चाहिए। 47 इस बारे में कि क्या इसे नेटफ्लिक्स श्रृंखला की तरह TVA में रेट किया जाना चाहिए, उनका मानना था कि मार्वल स्टूडियो उस रेटिंग के बिना चरित्र का एक वफादार संस्करण बनाने में सक्षम होगा। हालांकि उन्होंने कॉमिक्स को अधिक रोमांचक, पठनीय, संबंधित पाया जब यह एक अंधेरे स्थान में रहता है, जैसे कि ब्रायन माइकल बेंडिस और एलेक्स मालेव की कॉमिक्स पर रन। 48 कॉक्स को उम्मीद थी कि नई श्रृंखला में फ्रैंक मिलर और डेविड माजुचेली की कॉमिक्स से बॉर्न अगेन कहानी का अधिक विश्वसनीय अनुकूलन हो सकता है, मूल श्रृंखला की तुलना में, जिसने अपने तीसरे सीजन के लिए उस कहानी से प्रेरणा ली थी। 4 47 48 उन्होंने कहानी को एक तरह की PG कॉमिक के रूप में वर्णित किया और इस बात के लिए एक मार्गदर्शिका दी कि श्रृंखला उस रेटिंग के साथ कैसे काम कर सकती है। 48 बाद में मार्च में एक डेयर डेविल रीबूट श्रृंखला के विकास की सूचना मिली थी, जिसमें फीज और मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट समूह के कार्यकारी क्रिस गैरी निर्माता थे। 49 50 51 मई के अंत में इस श्रृंखला के डिज्नी प्लस के लिए विकास की पुष्टि की गई थी, जिसमें मैट कॉर्मन और क्रिस ऑड मुख्य लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े थे। 52 53 हॉलीवुड रिपोर्टर और डेडलाइन हॉलीवुड दोनों ने इसे मूल श्रृंखला के चौथे सीजन के रूप में वर्णित किया। 54 55 जुलाई में 2022 सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान श्रृंखला को आधिकारिक तौर पर डेयर डेविल बॉर्न अगेन के रूप में घोषित किया गया था और इसके पहले सीजन के लिए 18 एपिसोड होने का खुलासा हुआ था। 56 कॉक्स ने कहा कि 18 एपिसोड की श्रृंखला एक बहुत बड़ा उपक्रम। 5 एंटरटेनमेंट वीकली में क्रिश्चियन होलब का मानना था कि शीर्षक आधिकारिक MCU में चरित्र के फिर से जन्म लेने का संदर्भ था, न कि श्रृंखला बॉर्न अगेन कहानी का रूपांतरण थी। 57 कॉक्स ने बॉर्न अगेन को पूरी तरह से नई चीज के रूप में वर्णित किया, न कि नेटफ्लिक्स सीरीज का चौथा सीजन, जिसे उन्होंने महसूस किया कि जाने का तरीका है। यदि आप इसे फिर से करने जा रहे हैं, तो इसे अलग तरीके से करें। 58 मार्च 2023 में माइकल क्यूस्टा को सीरीज के पहले एपिसोड का निर्देशन करने का पता चला था। अतिरिक्त निर्देशकों से एपिसोड के ब्लॉक निर्देशित करने की उम्मीद थी। 22 डीनफ्रियो ने कहा कि वे 2 सीजन पर काम कर रहे थे और दूसरे के दौरान विशाल भुगतान होगा। उन्होंने दोहराया कि वे नई सीरीज को नेटफ्लिक्स सीरीज से अलग तरीके से देख रहे थे, 59 मूल से जुड़ने की कुछ योजनाओं के साथ। 60
जेफरी नचमनॉफ और क्लार्क जॉनसन, जो पहले मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज ल्यूक केज 2016 से 2018 के निर्देशक थेमी में अतिरिक्त निर्देशकों के रूप में सीरीज में शामिल हुए। जॉनसन को 2 एपिसोड निर्देशित करने के लिए काम पर रखा गया। 61-62 डेविड बॉयड को भी निर्देशित करने के लिए तैयार किया गया था। 63 रचनात्मक सुधार सितंबर 2023 के अंत तक, जबकि 2023 हॉलीवुड श्रम विवादों के कारण उत्पादन रोक दिया गया था, मार्वल स्टूडियो ने एक नई रचनात्मक दिशा के साथ श्रृंखला को ओवरहाल करने का फैसला किया। 49-6 एपिसोड के लिए फिल्मांकन तब तक काफी हद तक पूरा हो गया था। 64 मार्वल स्टूडियो ने उस फुटेज की समीक्षा की थी और फैसला किया था कि बॉर्न अगेन काम नहीं कर रहा था। 49 कॉर्मन और ऑड को मुख्य लेखकों के रूप में जाने दिया गया, जैसा कि श्रृंखला के शेष भाग के लिए निर्देशक थे, और स्टूडियो ने नए लेखकों और निर्देशकों की तलाश शुरू कर दी। हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि कॉर्मन और ऑड का एपिसोडिक टेक नेटफ्लिक्स श्रृंखला से एक बड़ा विचलन था, जिसमें कॉक्स चौथे एपिसोड तक डेयर डेविल की वेशभूषा में नहीं दिखाई दिए। 49 कॉक्स और डिनफ्रियो को यकीन नहीं था कि मूल दृष्टिकोण काम कर रहा था। 64 कॉक्स ने कहा कि यह भ्रमित करने वाला था कि बोर्न अगेन नेटफ्लिक्स सीरीज की सीधी निरंतरता या पूर्ण रीबूट नहीं था। मार्वल स्टूडियोज में स्ट्रीमिंग, टेलीविजन और एनिमेशन के प्रमुख ब्रैड विंडरबाम ने कहा कि स्टूडियो का मानना था कि वे डेयर डेविल के इतिहास के साथ ढीला खेल सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने समीक्षा की कि अब तक क्या शूट किया गया था, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें या तो नेटफ्लिक्स सीरीज को पूरी तरह से अपनाना होगा या नए सिरे से शुरुआत करनी होगी। 2 डिनफ्रियो ने कहा कि यह विशेष रूप से फीज ही थे जिन्होंने उनकी और कॉक्स की बात सुनी जब जोरी ने परियोजना के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। 64 नेटफ्लिक्स की डेयर डेविल स्पिन-ऑफ सीरीज द पनिशर 2017 से 2019 के लेखक डारियो स्कारडापेन को अक्टूबर 2023 में बॉर्न अगेन के लिए शोरूनर के रूप में काम पर रखा गया था। 65 यह तब हुआ जब मार्वल ने टेलीविजन प्रोडक्शन के लिए अपने दृष्टिकोण को बदल दिया और मुख्य लेखकों के बजाय अधिक पारंपरिक शोरूनर रखे। 49 फिल्म निर्माण जोड़ी जस्टिन बेंसन और आरोन मूरहेड, जिन्होंने पहले मार्वल स्टूडियोज सीरीज मून नाइट 2022 और लोकी 2023 के दूसरे सीजन पर काम किया था, को पहले सीजन के शेष एपिसोड का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था। 65 स्कारडापेन के शामिल होने के तुरंत बाद रचनात्मक टीम ने फैसला किया कि बॉर्न अगेन को नेटफ्लिक्स श्रृंखला के स्वर को वापस लाना चाहिए और पूरी तरह से रीसेट होने के बजाय इससे स्टोरी लाइन जारी रखनी चाहिए। 66-60 नवंबर 2023 में बेंसन और मूरहेड ने कहा कि वे मौजूदा फुटेज की समीक्षा कर रहे थे और अपने निर्देशन की नींव को सूचित करने के लिए नेटफ्लिक्स श्रृंखला सहित पिछले डेयर डेविल सामग्री को देख रहे थे। 67 उन्होंने कहा कि वे मिलर के बॉर्न अगेन रन के प्रशंसक थे और बेंसन ने कहा कि वह एक बहुत बड़ा कॉमिक बुक आदमी नहीं होने के बावजूद एक बच्चे के रूप में डेयर डेविल के प्रशंसक थे। 68 दोनों ने कहा कि यह उनका पहला एमसीयू प्रोजेक्ट था, जहां वे मून नाइट और लोकी के साथ गहरे अंत में फेंक दिए जाने के बाद जल्दी ही अपना पैर जमाने में सक्षम थे। वे बॉर्न अगेन की अधिक जमीनी शैली के साथ काम करने में अधिक सहज थे, जो कि उनकी स्वतंत्र फिल्मों के समान है। 69 डिनफ्रियो ने कहा कि निर्देशक मार्वल की सबसे बेहतरीन प्रतिभा थे। 66 और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके शामिल होने के बाद सीरीज कामयाब होगी। उनके दोस्त और मून नाइट के सहकलाकार एथन हॉक ने डिनफ्रियो को इस जोड़ी के साथ काम करने के अपने सकारात्मक अनुभव के बारे में बताया और डिनफ्रियो लोकी पर उनके काम के भी प्रशंसक थे, विशेषकर वे हिंसा से कैसे निपटते हैं। डलाई पहले सीजन में अभिनय कर रहे हैं चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक बटा डेयर डेविल के रूप में, विंसेंट डिनफ्रियो विल्सन फिश बटा किंगपिन के रूप में, 4 मार्गारिटा लेविएवा हीथर ग्लेन के रूप में, 13 डेबोरा एन वोल करेन पेज के रूप में, एल्डन हेसन फोगी नेल्सन के रूप में, 15 विल्सन बेथेल बेंजामिन डेक्स पॉइंडेक्सटर के रूप में,
16, 17 जब्रीना ग्वेरा शीला रिवेरा के रूप में, 14, 12 निक्की एम जेम्स कर्स्टन मैकल्फी के रूप में, 14, 5 गेनिया वाल्टन बीबी उरीच के रूप में, आर्टी फ्रॉशन बक कैशमैन के रूप में, 14, 12 क्लार्क जॉनसन चेरी के रूप में, 14, 5 माइकल गंडोल्फिनी डैनियल ब्लेक के रूप में, 19, 23 और जॉन बर्नथल को फ्रैंक कैसल पनिशर के रूप में शामिल किया गया। 24, 25 रचनात्मक ओवरहाल से पहले, कॉक्स, डिनफ्रियो और बर्नथल के अलावा नेटफ्लिक्स सीरीज के कलाकारों से उनकी भूमिकाओं को फिर से निभाने की उम्मीद नहीं थी। 86 और सैंड्रिन होल्ट को वेनेसा के रूप में जुरर की जगह लेने के लिए चुना गया था। ओवरहाल के बाद जुरर को वापस लाया गया 22, 23 वोल, हेसन और बेथेल के साथ। 15, 16 दूसरे सीजन के लिए वापसी कर रहे हैं कॉक्स, 87 डिनफ्रियो, 31 वोल, 88 और गंडोल्फिनी। 89 डिजाइन एमिली गनशोर इस सीरीज के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर थीं और माइकल शॉ प्रोडक्शन डिजाइनर थे। 14 दो मार्वल स्टूडियोज के विजुअल डेवलपमेंट के प्रमुख रयान मेनर्डिंग ने नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए ऐसा करने के बाद एक बार फिर बॉर्न अगेन के लिए डेयर डेविल सूट डिजाइन किया। 90 बॉर्न अगेन के सूट में मर्डॉक के विकास को दर्शाने के लिए लाल रंग का गहरा टोन है, साथ ही काले रंग की डिटेलिंग और अतिरिक्त बनावट है, जिसे नेटफ्लिक्स सीरीज के सूट की तुलना में कम चमकदार बताया गया था। 90 14 8 फिल्माने पहले सीजन का फिल्मांकन क्वींस के सिल्वर कप स्टूडियो ईस्ट में हुआ। 91 और पूरे न्यूयॉर्क में लोकेशन का काम किया गया। 92 पेड्रो गोमेज मिलन और हिलेरी फाइव स्पेरा ने छायाकार के रूप में काम किया। 14 दो पहले सीजन का उत्पादन 2023 राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका की हड़ताल के कारण रोक दिया गया था। 93 संगीत जुलाई 2024 में न्यूटन ब्रदर्स को श्रृंखला के लिए संगीत रचना करने के लिए प्रकट किया गया था। उन्होंने पहले एक समय 97 के लिए स्कोर तैयार किया था। 94 इस जोड़ी ने डेयरडेविल कॉमिक्स और मूल नेटफ्लिक्स श्रृंखला से जॉन पेसानो के मुख्य विषय के लिए अपने प्यार का इजहार किया। 95 पेसानो के विषय का उपयोग शेहल्क और डिज्नी प्लस एनिमेटेड श्रृंखला योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन 2025 वर्तमान में डेयरडेविल की उपस्थिति के लिए संक्षेप में किया गया था। 95 96 मुक्त करना डेयरडेविल बॉर्न अगेन का प्रीमियर 4 मार्च 2025 को डिज्नी प्लस पर इसके पहले 2 एपिसोड के साथ होना तय है। 97 98 पहले सीजन में 9 एपिसोड शामिल होंगे। 29 यह सीजन एमसीयू के फेज 5 का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। 56 और इसे मार्वल स्टूडियोज के मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत रिलीज किया जा रहा है। 75 दूसरे सीजन का प्रीमियर 2026 के मध्य शुरुआत में होना तय है। 32 और इसमें 8 एपिसोड शामिल होंगे। 30 यह एमसीयू के छठे चरण का हिस्सा होगा। उद्धरण वांछित विंडरबाम को उम्मीद है कि भविष्य के सीजन सालाना जारी किए जा सकते हैं। 32 टेलीविजन विशेष अधिक जानकारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स चरण 6 शीर्षकहीन पुनीशर विशेष फरवरी 2025 में बर्नथल को मार्वल स्टूडियोज स्पेशल प्रेजेंटेशन बैनर के एक अनटाइटल्ड टेलीविजन स्पेशल में फ्रैंक कैसल बटा पनिशर के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाने के लिए प्रकट किया गया था। रेनाल्डो मार्कस ग्रीन को स्पेशल का निर्देशन करने और बर्नथल के साथ इसे सहलेखन करने के लिए तैयार किया गया था। इस स्पेशल की कल्पना बॉर्न अगेन के पहले सीजन के फिल्मांकन के दौरान की गई थी। 99 और इसे सीरीज के दूसरे सीजन के साथ 2026 में डिज्नी प्लस पर रिलीज किया जाएगा। व्यक्तिगत जीवन सितंबर 2018 में कॉक्स ने ब्रॉन टीवी की कार्यकारी उपाध्यक्ष सामंथा थॉमस से शादी की, जिनसे उनकी एक बेटी और एक बेटा है। 43, 44, 45, 46 अपनी शादी के समय वे दोनों मार्वल टेलीविजन के लिए काम करते थे, जहां थॉमस ओरिजिनल प्रोग्रामिंग के उपाध्यक्ष थे और कॉक्स ने डेयरडेविल में अभिनय किया था। 44
47 परिवार कनेक्टिकट में रहता है। 48 कॉक्स पहले न्यूयॉर्क शहर, लॉस एंजल्स और लंदन के चेल्सी और हाईब्री इलाकों में रह चुके हैं। 50 वह एक फुटबॉल प्रशंसक है और आर्सेनल एफसी का समर्थन करते हैं। 52 53 जनवरी 2025 में कॉक्स प्राकृतिकरण के माध्यम से अमेरिकी नागरिक बन गए, जिससे वे यूके और यूएस के दोहरे नागरिक बन गए। 54 फिल्मोग्राफी पतली परत, वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स, 2003 आय पर बिंदु लगाए थियो, 2004 वेनिस का व्यापारी लोरेंजो, 2005 30 वर्ष की आयु से पहले करने योग्य कार्य डैनी कासानोवा जियोवानी ब्रूनी, 2006 युवतियों का षड्यंत्र डायफेबस, 2007 स्टारडस्ट ट्रिस्टन थॉर्न, 2008 भाग्य का पत्थर इयान हैमिल्टन, 2009 शानदार 39 लॉरेंस, 2011 वहा ड्रैगन है जोसेमरिया एस्क्रीवा, 2012 एक धूप भरी सुबह एडम लघु फिल्म, 2013 हेलो कार्टर गारीवान, 2014 सब कुछ का सिद्धांत जोनाथन हेलियर जोन्स, ड्रैकुला अनटोल्ड कालिगुला दृश्य काटे गए, 2017 स्थानीय भोजन खाए हेनरी, 2018 चोरों का राजा तुलसी, 2021 स्पाइडरमैन नो वे होम मैथ्यू मैट मर्डॉक कैमिया, टीबीए मर्व टीबीए डाक उत्पादन। 3 नए एपिसोड लिखे गए, जिनमें एक नया पायलट एपिसोड, साथ ही पहले शूट किए गए एपिसोड के लिए अतिरिक्त दृश्य शामिल थे। 64 71 कॉक्स ने मई 2024 में पुष्टि की कि 9 एपिसोड फिल्माए गए थे। 72 जिसके बारे में फीज ने कहा कि यह बॉर्न अगेन का पहला सीजन था। 28 29 क्यूस्टा नचमनॉफ और बॉयड को श्रृंखला के लिए निर्देशक के रूप में फिर से पुष्टि की गई। 63 कॉक्स ने कहा कि श्रृंखला का नया संस्करण नेटफ्लिक्स श्रृंखला के अनुरूप था। 64 जबकि डिनफ्रियो ने कहा कि वह और पिछले संस्करण पर काम करने वाले अन्य लोग नए पुनरावृत्ति से प्रसन्न थे। 73 इसके अलावा अगस्त 2024 में फीज ने घोषणा की कि दूसरे सीजन की योजना बनाई गई थी। 28 29 रचनात्मक ओवरहाल के साथ यह निर्णय लिया गया कि नियोजित 18 एपिसोड सीजन को 9 एपिसोड सीजन में विभाजित किया जाएगा। 71 2 फरवरी 2025 में स्कारडापेन, बेंसन और मूरहेड के दूसरे सीजन के लिए लौटने की पुष्टि की गई। 74 2 और स्कारडापेन ने इसके उत्पादन को बेहतर तेल वाली मशीन के रूप में वर्णित किया। 2 उन्होंने कहा कि दूसरा सीजन सिर्फ 8 एपिसोड का होगा। 30 कार्यकारी निर्माताओं में स्कारडापेन, बेंसन और मूरहेड के साथ मार्वल स्टूडियोज के फीज, लुइस डिएस्पोसिटो, विंडरबाम और सना अमानत शामिल है। 74 3 स्कारडापेन, कॉर्मन और ऑड को श्रृंखला के निर्माता के रूप में श्रेय दिया जाता है। 26 श्रृंखला मार्वल स्टूडियो के मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत रिलीज की गई है। 75 विंडरबाम ने कहा कि श्रृंखला दूसरे सीजन से आगे भी जारी रह सकती है और मार्वल स्टूडियोज डेयरडेविल और अन्य मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज जैसे इलेक्ट्रा नेचियोस, द हैंड और डिफेंडर्स टीम के अन्य सदस्यों से अधिक तत्वों को वापस लाने के लिए तैयार है। 2 लिखना श्रृंखला पर प्रारंभिक कदम को एक कानूनी प्रक्रियात्मक के रूप में वर्णित किया गया था। 49 कॉक्स ने कहा कि यह डार्क था, लेकिन नेटफ्लिक्स श्रृंखला जितना खूनी नहीं था। वह डेयरडेविल से जो कामयाब रहा उसे लेना चाहते थे और बॉर्न अगेन के लिए इसे व्यापक बनाना चाहते थे ताकि युवा दर्शकों को आकर्षित किया जा सके। 76 फीज ने कहा कि स्टूडियो अपने चरण 4 श्रृंखलाओं के विपरीत अधिक एपिसोडिक, आत्मनिहित एपिसोड के साथ प्रयोग करने की उम्मीद कर रहा था, जिसमें कई एपिसोड में एक बड़ी कहानी विभाजित थी। 77 कॉक्स के अनुसार श्रृंखला के लिए शुरुआती चर्चाएं पूरी चीज को फिर से आविष्कार करने और मर्डॉक को नेटफ्लिक्स श्रृंखला में देखे गए व्यक्ति से अलग व्यक्ति के रूप में चित्रित करने के बारे में थीं। 1 मर्डॉक के दोस्तों फोगी नेल्सन और करेन पेज को
इस संस्करण में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं किया गया। रचनात्मक ओवरहाल के बाद धारावाहिक तत्वों को जोड़ा जाना तय था। 65 स्कार्डापेन ने कहा कि मूल संस्करण में कई तत्वों ने अच्छी तरह से काम किया, लेकिन उन्हें लगा कि ऐसी कहानियां थीं जिन्हें नेटफ्लिक्स श्रृंखला के संदर्भ के साथ जोड़ने की जरूरत थी। 2. उनका पायलट नेटफ्लिक्स श्रृंखला और बॉर्न अगेन के बीच एक सेतु का काम करता है। 78 जो डेयरडेविल के अंत के कुछ साल बाद मर्डॉक, नेल्सन और पेज के साथ अपनी लॉ फर्म चला रहा था और एक साथ काफी अच्छी लय रखता था। एक विंडरबाम ने कहा कि रचनात्मक ओवरहाल के बाद बॉर्न अगेन को नेटफ्लिक्स श्रृंखला के साथ जोड़ने के लिए मार्वल स्टूडियोज का दृष्टिकोण लोकी और एनिमेटेड श्रृंखला एक्स-मेन 97-2024 वर्तमान द्वारा नई कहानियों को स्थापित करने के लिए अपने पात्रों के पूर्व पुनरावृत्तियों को सम्मानित करने के तरीके से प्रभावित था। 79 कलाकारों ने कहा कि नेटफ्लिक्स सीरीज की घटनाएं उनके पात्रों के इतिहास का हिस्सा थीं और कुछ नई कहानियां हैं जो मूल की घटनाओं पर आधारित है, लेकिन वे पिछली घटनाओं पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहते थे या नए दर्शकों को अलग-थलग नहीं करना चाहते थे जिन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं देखी थी। कॉक्स ने नेटफ्लिक्स सीरीज का सम्मान करने और उस इतिहास पर बहुत अधिक निर्भर न होने के बीच स्कार्डापेन के संतुलन की प्रशंसा की। सहकलाकार जॉन बर्नथल ने कहा कि अतीत से पात्रों के लिए कोई भी बड़ा विचलन किसी कारण से किया गया था, न कि केवल एक अलग विचार आजमाने के लिए। 80 मार्वल स्टूडियोज की एमसीयू के लिए बड़ी योजनाओं के कारण सीरीज के लिए स्कार्डापेन के कुछ शुरुआती विचारों को ठुकरा दिया गया था, लेकिन उनके पास अन्यथा एक विशिष्ट डेयरडेविल कहानी बताने के लिए छूट थी। डेयरडेविल, नो वे होम और डिज्नी प्लस सीरीज शी हल्क, अटॉर्नी एट लॉ 2022 में चरित्र की उपस्थिति उसके इतिहास का हिस्सा है। स्कार्डापेन ने कहा कि मार्वल ने मैट को एमसीयू के अन्य कोनों से आगे बढ़ाया है और अब वह अपनी कहानी में वापस आ गया है। 13 जिसमें अधिक गंभीर लहजा है। 2 नेटफ्लिक्स सीरीज से बॉर्न अगेन के कुछ अंतरों के बारे में बताते हुए स्कार्डापेन ने कहा कि नई सीरीज में मूल सीरीज की तुलना में ज्यादा मजेदार किरदार होंगे और बहुत कम आत्मचिंतन होगा। उन्हें लगा कि सीरीज तब सबसे खराब थी जब 2 किरदार एक कमरे में बैठकर हीरो के बारे में बात कर रहे थे और किरदारों को चीजें करते हुए दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। स्कार्डापेन ने बॉर्न अगेन को मूल सीरीज के नोयर टोन की तुलना में न्यूयॉर्क क्राइम स्टोरी के रूप में वर्णित किया, जो सीरीज द सोप्रानोस 1999 से 2007, फिल्म किंग ऑफ न्यूयॉर्क 1990 और 1990 के दशक के अन्य क्राइम मीडिया से प्रेरणा लेता है। 81 विंडरबाम ने बॉर्न अगेन की तुलना गेम ऑफ थ्रोन्स 2011 से 2019 सीरीज से की, क्योंकि इसमें कई गुट न्यूयॉर्क शहर में वास्तव में जटिल तरीकों से सत्ता के लिए होड़ करते हैं। 82 डेयरडेविल से एक और अंतर एपिसोड की गति है। स्कार्डापेन ने बताया कि मार्वल नेटफ्लिक्स सीरीज के लिए उनके एक्शन दृश्यों के बीच लंबे चरित्र दृश्यों को दिखाने का एक आदेश था। यह बॉर्न अगेन के लिए एक आवश्यकता नहीं थी, जिसने रचनात्मक टीम को इसे एक गति और दायरा देने की अनुमति दी जो नेटफ्लिक्स श्रृंखला करने में असमर्थ थी। 81 डिनफ्रियो ने कहा कि बॉर्न अगेन में डिज्नी प्लस सीरीज इको 2024 के समान स्वर और अनुभव होगा। 83 और स्कार्डापेन ने कहा कि यह डेयरडेविल से अधिक गहरा होगा, जिसमें उन्हें लगा कि केवल कुछ अंधेरे तत्व थे। 81 बॉर्न अगेन उपशीर्षक का उपयोग करने के बावजूद श्रृंखला कॉमिक्स से उस कहानी या अन्य को सीधे रूप से अनुकूलित नहीं करती है। 84 यह डेयरडेविल के चौथे सीजन के लिए नियोजित सामग्री में से किसी को भी शामिल नहीं करता है। 24 बॉर्न अगेन की शुरुआत में लाइन पार होने के बाद मर्डॉक 1 साल से डेयरडेविल नहीं रहा है। 2 श्रृंखला में फिस्क को इको के पोस्ट क्रेडिट दृश्य में एक मजबूत उम्मीदवार की आवश्यकता के बारे में जानने के बाद न्यूयॉर्क शहर के मेयर के लिए दौड़ते हुए देखा गया है। 8-9 85 स्कार्डापेन ने कहा कि श्रृंखला एक टू-हैंडर थी, जिसमें मर्डॉक और फिस्क दोनों की खोज की गई थी। 14 4 हालांकि फिस्क
प्रमुख खलनायक है। श्रृंखला में अन्य प्रतिपक्षी है डारियोस कार्डापेन, जन्म 20 मई 1966, एक अमेरिकी टेलीविजन निर्माता और पटकथा लेखक है। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 2 टेलीविजन सीरीज में उनके काम के लिए जाना जाता है, जिसमें द पनिशर 2017 से 2019 के निर्माता और लेखक के रूप में काम करना और डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 के शोरनर के रूप में काम करना शामिल है। आजीविका। पटकथा लेखक बनने से पहले स्कारडापेन ने लॉस एंजिल्स में एक पत्रकार के रूप में काम किया। 2009 में उन्होंने क्लिफ कर्टिस अभिनीत एनबीसी की ट्रॉमा बनाई। उनकी अन्य पटकथा लेखन क्रेडिट में चेस, डोमिनियन और स्टेट ऑफ अफेयर्स शामिल है। उन्होंने एफएक्स के द ब्रिज और अमेज़न प्राइम वीडियो के जैक रयान पर एक लेखक और सलाहकार निर्माता के रूप में भी काम किया, साथ ही नेटफ्लिक्स के द पनिशर पर एक लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। 2. स्कारडापेन के फिल्मी काम में 1993 की पोस्ट से, जिसमें मारियो वान पीबल्स ने अभिनय किया था, और 2022 की मेमोरी, जिसमें लियाम नीसन ने अभिनय किया था, का लेखन शामिल है। अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि स्कारडापेन डिज्नी प्लस शो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के शोरनर के रूप में काम करेंगे। 3. उन्होंने श्रृंखला के रचनात्मक ओवरहाल के बाद मैट कॉर्मन और क्रिस ऑड से पद संभाला। चार्ली थॉमस कॉक्स, 1, जन्म 15 दिसंबर 1982, 2 एक अंग्रेजी अभिनेता है। उन्हें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 7 परियोजनाओं में मैट मर्डॉक बटा डेयरडेविल की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जिसमें टेलीविजन सीरीज डेयरडेविल 2015 से 2018 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 का नेतृत्व किया गया है। कॉक्स ने एचबीओ के बोर्डवॉक एम्पायर 2011 से 2012 के दूसरे और तीसरे सीजन में ओवेन स्लीटर और 2014 की फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग में जोनाथन हेलियर जोन्स का किरदार निभाया था। अभी हाल ही में उन्होंने आरटी ड्रामा सीरीज किन 2021 से 2023 और नेटफ्लिक्स की जासूसी मिनी सीरीज ट्रेसन 2022 में अभिनय किया। कॉक्स की ब्रेकआउट भूमिका 2007 की फंतासी फिल्म स्टारडस्ट में ट्रिस्टन थॉर्न के रूप में थी, जो उनके करियर के पहले दशक के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश प्रस्तुतियों में उनकी भूमिकाओं में से एक थी। उन्होंने अगले वर्ष हेरोल्ड पिंटर के नाटकों द लवर और द कलेक्शन के पुनरुद्धार में वेस्ट एंड में अपनी शुरुआत की। प्रारंभिक जीवन। कॉक्स का जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ था और उनका पालन पोषण ईस्ट ससेक्स में हुआ। वह पेट्रिसिया, नी हार्ले और एंड्रयू फ्रेडरिक सीफोर्थ कॉक्स, एक प्रकाशक के बेटे हैं। 3. 4. वह 5 बच्चों में सबसे छोटे हैं और उनके पिता की पहली शादी से उनका एक भाई और 3 सौतेले भाई बहन हैं। 5. कॉक्स का पालनपोषण कैथोलिक 6-7 में हुआ और उनकी शिक्षा 2 निजी बोर्डिंग स्कूलों में हुई, ईस्ट ससेक्स के फॉरेस्ट रो गांव में एशडाउन हाउस स्कूल और डोरसेट के शेरबोर्न के बाजार शहर में शेरबोर्न स्कूल। 8. 4 बड़े होकर कॉक्स ने अभिनय में करियर पर विचार नहीं किया और स्कूल के अपने अंतिम कुछ वर्षों के दौरान ही इस पर गंभीरता से विचार किया। 9. 2001 में शेरबोर्न से स्नातक होने के बाद वह लंदन चले गए और अगले वर्ष ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में प्रशिक्षण शुरू किया। 3. आजीविका। प्रारंभिक कैरियर 2002 से 2006। कॉक्स को 18 साल की उम्र में मनोवैज्ञानिक थ्रिलर द आई में उनकी पहली महत्वपूर्ण पेशेवर भूमिका मिली, जो 2003 में रिलीज हुई थी। फिल्मांकन के बाद उन्होंने ब्रिस्टल ओल्ड विक थिएटर स्कूल में दाखिला लिया। अध्ययन के अपने पहले वर्ष के बाद की गर्मियों में उन्हें 2004 की अल पैचिनो व्हीकल द मर्चेंट ऑफ वेनिस में लोरेंजो के रूप में लिया गया, जिसने छात्रों को बाहरी प्रस्तुतियों के लिए ऑडिशन देने की स्कूल की नीति को तोड़ दिया। 10. इसके बाद उन्होंने स्कूल वापस न लौटने का फैसला किया और काम करना जारी रखा, टीवी पर अतिथि भूमिकाओं में दिखाई दिए
और 2005 के ऐतिहासिक ड्रामा कैसानोवा और 2006 की बीबीसी साइंस-फाई फिल्म ए फॉर एंड्रोमेडा जैसी फिल्मों में सहायक भूमिकाएं निभाईं। 11 टेलीविजन और फिल्म में प्रमुखता 2007 से 2014। कॉक्स की ब्रेकआउट भूमिका 2007 की फंतासी फिल्म स्टारडस्ट में मुख्य नायक ट्रिस्टन थॉर्न के रूप में थी, जिसमें उन्होंने क्लेयर डेंस के साथ अभिनय किया था। यह फिल्म वैश्विक स्तर पर आलोचकों और दर्शकों दोनों के साथ सफल रही और कॉक्स को व्यापक दर्शकों से परिचित कराया। 13 उन्होंने अगले वर्ष लंदन के एम्बेसडर्स थिएटर में हेरोल्ड पिंटर की द लवर बटा द कलेक्शन में अपना वेस्ट एंड डेब्यू किया। इसका पूर्वावलोकन 15 जनवरी 2008 को शुरू हुआ और 29 जनवरी को खुला। 14 इसके बाद उन्हें 2008 की फिल्म स्टोन ऑफ डेस्टिनी में इयान हैमिल्टन के रूप में और 2009 की ऐतिहासिक ड्रामा ग्लोरियस 39 में देखा गया, जिसे यूनाइटेड किंगडम में बड़े पैमाने पर रिलीज किया गया था। 2010 में उन्होंने लंदन के डॉनमार वेयरहाउस में हेनरिक वॉन क्लेस्ट की द प्रिंस ऑफ होमबर्ग में शीर्षक भूमिका निभाई। उसी वर्ष सितंबर में उन्होंने आईटीवी ड्रामा सीरीज डाउटन एबे के पहले एपिसोड में क्लोजेटेड गे ड्यूक ऑफ क्रोबोरो का किरदार निभाया। 2011 में उन्होंने रोलांड जोफ की फिल्म देयर बी ड्रैगन्स में सेंट जोसेमारिया एस्क्रीवा और एनकोर की मोबी डिक मिनिसीरीज में इश्माइल का किरदार निभाया। इसके अलावा 2011 में उन्होंने मार्टिन स्कॉर्सेसे द्वारा निर्मित एचबीओ मूल श्रृंखला बोर्डवॉक एम्पायर के दूसरे सीजन में ओवेन स्लीटर के रूप में एक आवर्ती भूमिका के लिए हस्ताक्षर किए, जो आईआरए से संबंध रखने वाला एक आयरिश प्रवर्तक था। 15-16 उनका चरित्र सितंबर 2012 में प्रसारित श्रृंखला के तीसरे सीजन के लिए एक नियमित बन गया। उन्हें 2011 में कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड मिला और अगले वर्ष एक और नामांकन मिला। 2013 में उन्होंने स्वतंत्र फिल्म हॉलो कार्टर और बीबीसी कोल्ड वॉर थ्रिलर लिगेसी में अभिनय किया। उन्होंने 2 अप्रकाशित सीबीएस टीवी पायलटों में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। फरवरी 2013 में द ऑर्डाइन नामक एक राजनीतिक ड्रामा और फरवरी 2014 में जॉन क्यूसेक द्वारा कार्यकारी निर्मित एक अनाम वॉल स्ट्रीट शो। 17-18 2013 के अंत में फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग पर उत्पादन शुरू हुआ, जहां कॉक्स ने जेन हॉकिंग के दूसरे पति जोनाथन हेलियर जोन्स का किरदार निभाया। फिल्म का प्रीमियर सितंबर 2014 में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे 2015 के अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित किया गया। डेयर डेविल 2015 से 2018। 2016 में डेयर डेविल के सहकलाकार एलोडी युंग और जॉन बर्नथल के साथ कॉक्स ने मार्वल की डेयर डेविल टीवी सीरीज में मैट मर्डॉक की भूमिका निभाई और साथ ही 2017 की टीम अप मिनी सीरीज इवेंट द डिफेंडर्स में भी काम किया, जिसे नेटफ्लिक्स के जरिए निर्मित और रिलीज किया गया। 19 उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की गई और अमेरिकन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा उनकी भूमिका के लिए हेलेन केलर अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 20 यह घोषणा की गई थी कि कॉक्स ने मई 2014 में भूमिका जीती थी और बाद में बताया कि मार्वल ने उन्हें 2012 से इसके लिए माना था। 21-22 पहले सीजन का निर्माण 2014 की गर्मियों में शुरू हुआ और अप्रैल 2015 में नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ। यह 3 सीजन तक चला और 4 वर्षों में इसका निर्माण किया गया, जिसका समापन 2018 के अंत में हुआ। अगले वर्षों में कॉक्स ने भविष्य की परियोजना में भूमिका को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि साझा की। 23 ऐसा करने के लिए मार्वल स्टूडियो द्वारा अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को भी नोट किया। 24 डेयर डेविल के फिल्मांकन सीजन के बीच कॉक्स ने न्यूयॉर्क थिएटर में अपनी शुरुआत की। मैनहट्टन थिएटर क्लब में इनकॉग्निटो के ऑफ ब्रॉडवे प्रोडक्शन में सहअभिनय किया। 25 2017 के अंत में यह घोषणा की गई कि वह स्ट्रिप्ट के कलाकारों में शामिल हो गए हैं, जो लोरेंजो डी बोनावेंटुरा द्वारा निर्मित एक थ्रिलर है, जिन्होंने कॉक्स की ब्रेकआउट फिल्म स्टारडस्ट का भी निर्माण किया था।
26, लेकिन इसका कभी निर्माण नहीं हुआ। 27, उन्होंने 2018 की फिल्म किंग ऑफ थीव्स में माइकल केन, जिम ब्रॉडबेंट, रे विंस्टोन और अन्य के साथ अभिनय किया, जो 2015 में लंदन के हैटन गार्डन के आभूषणों की चोरी की सच्ची कहानी पर आधारित है। 28, इसने उन्हें जेम्स मार्श के साथ फिर से जोड़ा। नई परियोजनाएं 2019 से 2021। डेयरडेविल के अचानक समाप्त होने के बाद कॉक्स ने हेरोल्ड पिंटर के बेट्रियल के वेस्ट एंड प्रोडक्शन में टॉम हिडलेस्टन और ज्वे एश्टन के साथ अभिनय करने का अवसर लिया, जो 14 मार्च 2019 को खुला और 8 जून को बंद हुआ। 29-30, निर्देशक जेमी लॉयड ने इस भूमिका के लिए कॉक्स की तलाश की थी, जिन्होंने पहले उन्हें पिंटर के नाटक द लवर एंड द कलेक्शन के 2008 के प्रोडक्शन में निर्देशित किया था। बेट्रियल को 17 सप्ताह के सीमित कार्यक्रम के लिए मूल कलाकारों के साथ ब्रॉडवे में स्थानांतरित कर दिया गया। 14 अगस्त को पूर्वावलोकन शुरू हुआ और 8 दिसंबर 2019 को बंद हुआ। 31, इस अवधि के दौरान कॉक्स ने अपने कुछ दोस्तों की परियोजनाओं में भी भाग लिया। 2018 के अंत में उन्होंने डेयरडेविल और द डिफेंडर स्क्रिप्ट सुपरवाइजर रेबेका श्वाब द्वारा निर्देशित लघु फिल्म द नॉट में अभिनय किया। 32, और डेयरडेविल कोस्टार डेबोरा एन वोल के डंगन एंड ड्रैगन्स इंटरनेट शो रेलिक्स एंड रेरिटीज के 2019 एपिसोड में। 33, 2020 के पतन में कॉक्स ने आरटी डबलिन अपराध श्रृंखला किन का फिल्मांकन शुरू किया, जिसमें उन्होंने एडन गिलन, क्लेयर ड्यूने, मारिया डॉयल कैनेडी, सियारन हिंड्स और एमेट स्कैनलन के साथ अभिनय किया। 34, 8 भाग की श्रृंखला 9 सितंबर 2021 को अमेरिका और कनाडा में AMC प्लस पर और 12 सितंबर 2021 को आयरलैंड में RT पर जारी की गई थी। 35, शो का दूसरा सीजन 2023 में प्रसारित किया गया था। डेयरडेविल में वापसी 2022 वर्तमान। दिसंबर 2021 में मार्वल स्टूडियोज के अध्यक्ष केविन फीगे ने पुष्टि की कि कॉक्स स्टूडियो के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU प्रोडक्शंस में डेयरडेविल की भूमिका को फिर से निभाएंगे। उस समय उनका पहला प्रोजेक्ट देखा जाना बाकी था। 36, पहला मार्वल स्टूडियोज प्रोडक्शन जिसमें वे दिखाई दिए वह स्पाइडरमैन नो वे होम 2021 था। 37, जिसमें मैट मर्डॉक पीटर पार्कर को मिस्टीरियो की कथित हत्या के लिए कानूनी सलाह देता है। जुलाई 2022 में उन्हें डिज्नी प्लस टेलीविजन श्रृंखला शी हल्क, अटॉर्नी एट लॉ 2022 और इको 2024 में भूमिका को फिर से निभाने की पुष्टि की गई और वह अपनी खुद की पुनरुद्धार श्रृंखला डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान। 38-39 अगस्त 2024 में फीगे ने पुष्टि की कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। कॉक्स ने पुष्टि की कि फिल्मांकन मार्च 2025 तक शुरू होगा। विंसेंट फिलिप डीनफ्रियो बटा डी एनेफारायो बटा, जन्म 30 जून 1959, एक अमेरिकी अभिनेता और फिल्म निर्माता है। उन्हें फिल्म और टेलीविजन दोनों में सहायक और प्रमुख भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्हें प्राइम टाइम एमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। 1, उनकी भूमिकाओं में फुल मेटल जैकेट 1987 में प्राइवेट लियोनार्ड, गोमर पाइल लॉरेंस, द होल वाइड वर्ल्ड 1996 में रॉबर्ट ई. हॉवर्ड, मेन इन ब्लैक 1997 और मेन इन ब्लैक में एडगर द बग, द सीरीज 1997 से 2001, द सेल 2000 में कार्ल स्टारगर, लॉ एंड ऑर्डर में न्यूयॉर्क सिटी पुलिस जासूस रॉबर्ट गोरेन, क्रिमिनल इंटेंट 2001 से 11, जुरासिक वर्ल्ड 2015 में विक्टर विक होस्किंस और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 4 टेलीविजन सीरीज में विल्सन फिस्क बटा किंगपिन, जिनमें डेयरडेविल 2015 से 2018 और डेयरडेविल बॉर्न अगेन 2025 शामिल है। प्रारंभिक जीवन। डीनफ्रियो का जन्म ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह इतालवी वंश का है। उसके पूर्वज नेपल से थे। 2, उनके माता-पिता जेन्नारो और फिलिस डीनफ्रियो की मुलाकात उस समय हुई जब जेन्नारो अमेरिकी वायुसेना के साथ हवाई में तैनात थे। जेन्नारो को
एक इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश खाली समय शौकिया थिएटर में बिताया। 3. विंसेंट 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके बड़े भाई बहन एंटोनेट, जन्म 1956, और एलिजाबेथ, जन्म 1957, है, जो फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स बीच में रहने वाली एक अभिनेत्री और ड्रामा कोच है। 4. अपने शुरुआती वर्षों के दौरान उनका पालन पोषण हवाई और कोलोराडो में हुआ। 5. डिनफ्रियो के माता पिता का तलाक तब हुआ जब वह युवा थे। उनकी मां ने बाद में जॉर्ज मेयर से शादी कर ली। वह मेयर की पिछली शादी से पैदा हुए बच्चों गाय और कोनी का सौतेला भाई बन गया। उद्धरण वांछित परिवार फ्लोरिडा के हियालेह इलाके में स्थानांतरित हो गया। डिनफ्रियो ने खुद को एक शर्मीले लड़के के रूप में वर्णित किया है, जो अपने कमरे में बहुत समय बिताता था, अपने दिमाग में रहता था। 6. बाद में उन्हें जादू और हाथ की सफाई में दिलचस्पी हो गई। उन्होंने क्यूबा के मनोरंजनकर्ताओं से सीखा, जिनके पास एक छोटी जादू की दुकान थी। 3. अपनी किशोरावस्था में उन्होंने अपने पिता द्वारा संचालित कई सामुदायिक थिएटरों में सेट निर्माण और ध्वनि उत्पादन में बैकस्टेज काम किया। उद्धरण वांछित उन्होंने हियालेह मियामी लेक्स सीनियर हाई स्कूल से स्नातक किया। नवंबर 2005 में डिनफ्रियो ने स्वतंत्र फिल्म थंबस्कर में माइक कॉब की भूमिका के लिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। 2006 में वे द ब्रेकअप में दिखाई दिए, जिसमें जेनिफर एनिस्टन और विंस वॉन ने वॉन के विलक्षण भाई की भूमिका निभाई। वॉन और वे दो पिछली फिल्मों द सेल 2000 में साथ दिखाई दिए थे, जिसमें वॉन ने डिनफ्रियो के चरित्र का पीछा करने वाले एक FBI एजेंट की भूमिका निभाई थी, और थंबस्कर 2005। वे ऑस्कर विजेता लघु फिल्म द न्यू टेनेंट्स 2009 में दिखाई दिए। 19. अगले कुछ वर्षों में डिनफ्रियो ने निम्नलिखित फिल्मों में सहअभिनय किया: स्टेटन आइलैंड 2009, ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट 2010, किल द आयरिशमैन 2011, क्रैकर्स 2011, अमेरिकन फॉल्स 2012, 20 फायर विद फायर 2012 और एस बैकवर्ड्स 2013। 2011 में उन्होंने जेनिफर लिंच की 2012 की फिल्म चेनड, पहले इसका नाम रैबिट था, पर काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बॉब का किरदार निभाया है, जो एक सीरियल किलर है जो एक छोटे लड़के रैबिट का अपहरण करता है और उसे अपना शिष्य बनाता है। जब वह बड़ा हो जाता है, तो रैबिट को यह तय करना होता है कि उसे अपने अपहरणकर्ता के नक्शेकदम पर चलना है या भागने की योजना बनानी है। फिल्म की शूटिंग रेजिना और मूस चौ के आसपास के इलाकों में हुई है, दोनों ही सास्काचवान में है। 21 मई 2012 को स्पष्ट हिंसा के कारण फिल्म को MPA द्वारा NC-17 रेटिंग दी गई। जेनिफर लिंच और वितरक दोनों की अपील के बावजूद थिएटर प्रदर्शन और वितरण को अधिकतम करने के लिए दृश्यों में कटौती की गई। 22 जुलाई 2012 में एंकर बे की एक प्रेस विज्ञप्ति में घोषणा की गई कि फिल्म 2 अक्टूबर 2012 को ब्लूरे और DVD पर रिलीज की जाएगी और इसमें हटाए गए दृश्य को शामिल किया जाएगा, जिसमें गला काटा जाना शामिल है, जिसके कारण NC-17 रेटिंग दी गई थी। 14 सितंबर 2011 को यह घोषणा की गई कि डिनफ्रियो नए NBC शो ब्लू टिल्ट में एथन हॉक के साथ अभिनय करेंगे, जिसका नाम लगातार भयानक अपराधों से निपटने के बाद हत्याकांड जासूसों पर पड़ने वाले हानिकारक मनोवैज्ञानिक प्रभावों के नाम पर रखा गया है। 25 डिनफ्रियो और हॉक ने द न्यूटन बॉयज, स्टेटन आइलैंड, ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट और सिनिस्टर फिल्मों में साथ काम किया था। 1 घंटे का पुलिस ड्रामा, जिसमें डिनफ्रियो सन्नी का किरदार निभाएंगे, मुख्य किरदारों के अपने करियर और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाने के प्रयासों को दर्शाने वाला था। लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट के सीजन 10 से ताज़ा लेखक क्रिस ब्रैंकाटो को एपिसोड लिखने के लिए लाया गया था। पायलट एपिसोड का फिल्मांकन फरवरी 2012 में शुरू होना था। 26-27 मार्च 2012 को पायलट के सहनिर्माता
और डेवलपर केविन डुनिगन के एक ट्वीट से पता चला कि एनबीसी ने इस परियोजना को रोक दिया था क्योंकि इसमें दर्शकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त पॉप नहीं था। 30 अप्रैल 2012 को गस के रूप में डिनफ्रियो अभिनीत लघु फिल्म क्रैकर्स ने फोर्ट मायर्स बीच फिल्म फेस्टिवल में पीपुल्स चॉइस अवार्ड जीता। यह फेस्टिवल, जो 6 साल से निष्क्रिय था, को फिर से शुरू किया गया और आंशिक रूप से विंसेंट की बहन, अभिनेत्री एलिजाबेथ डिनफ्रियो द्वारा आयोजित किया गया। 27 नवंबर में ही विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म ब्रोकन हॉर्सेज की शूटिंग शुरू हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच सीमा के आसपास गैंगवार पर केंद्रित थी। डिनफ्रियो ने क्रिस मार्क्वेट और एंटोन येल्चिन के साथ अभिनय किया। 28-29 2013 में डिनफ्रियो ने न्यू ऑरलियंस में फिल्माई गई फिल्म एस्केप प्लान में सहअभिनय किया, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर और 50 सेंट भी थे। डिनफ्रियो ने जेल ब्यूरो के उप निदेशक लेस्टर क्लार्क की भूमिका निभाई। 30-31 डिनफ्रियो ने फिल्म ड्रामा द जज 2014 में सहअभिनय किया। 32 उनकी अन्य परियोजनाओं में मार्सिया गे हार्डन और जेफरी डीन मॉर्गन के साथ सुप्रीम रूलर में भूमिका शामिल थी। 33 एरिक बोगोसियन की मॉल, जिसे उन्होंने अपने पूर्व लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट सहकलाकार के साथ मिलकर लिखा था, और पॉन शॉप क्रॉनिकल्स। 34 2015 में डिनफ्रियो ने डेयर डेविल के पहले सीजन में विल्सन फिस्क के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत की। 35 उन्होंने सीजन 2 में एक विस्तारित कैमियो उपस्थिति में भूमिका को दोहराया और सीजन 3 में एक श्रृंखला नियमित के रूप में। 36 उन्होंने एक्शन एडवेंचर फिल्म जुरासिक वर्ल्ड 2015 में विक्टर विक होस्किंस को भी चित्रित किया। 37 और एंटोनी फुकुआ की 2016 की द मैग्निफिसेंट 7 की रीमेक में जैक हॉर्न। 2016 में उन्होंने वीडियो गेम डिशोनर्ड 2 में दुष्ट ड्यूक लुका एबेल की भूमिका निभाई। 38 वह खेल क्षेत्र में निलंबित बड़े स्पीकरों पर खेल में प्रसारित विभिन्न सार्वजनिक भाषणों में भ्रष्ट ड्यूक एबेल की आवाज को पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए अपने व्यापक अभिनय अनुभव को आकर्षित करने में सक्षम थे। वह अमेरिकी अपराध ड्रामा टेलीविजन सीरीज गॉडफादर ऑफ हार्लेम में विंसेंट द चिन गिगांटे की भूमिका निभा रहे हैं। 39 यह सीरीज 2019 में शुरू हुई और 2023 में तीसरे सीजन के लिए निर्धारित है। 40 डिनफ्रियो ने मार्वल स्टूडियोज डिज्नी प्लस सीरीज हॉकाई 2021 में विल्सन फिस्क किंगपिन की भूमिका में वापसी की और फिर इको 2024 में भी। वह डेयर डेविल बॉर्न अगेन 2025 वर्तमान में भी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद डिनफ्रियो मंच पर दिखाई देने लगे। बोल्डर में कोलोराडो विश्वविद्यालय में 18 महीने के कार्यकाल के दौरान वह छोटे सामुदायिक थिएटर प्रस्तुतियों से जुड़े थे। बाद में उन्होंने अमेरिकी स्टेनिस्लावस्की थिएटर और एक्टर स्टूडियो में कोच सोनिया मूर और शेरोन चैटन के अधीन मेथड एक्टिंग का अध्ययन किया। 8 जिसने उन्हें ऑफ ब्रॉडवे के दिस प्रॉपर्टी इज कंडेम्ड में उनकी पहली भुगतान वाली भूमिका दिलाई। 6 वह उनके कई प्रोडक्शंस में दिखाई दिए, जिनमें ऑफ माइस एंड मेन और सेक्सुअल परवर्सिटी इन शिकागो शामिल है। डिनफ्रियो ने न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के कई छात्र प्रस्तुतियों में प्रदर्शन करके अपना करियर जारी रखा। 1984 में उन्होंने ओपन एडमिशन में निक रिजोली के रूप में ब्रॉडवे की शुरुआत की। 1986 में डिनफ्रियो ने वह भूमिका निभाई जिसे अक्सर उनके अभिनय करियर में निर्णायक क्षण माना जाता है, प्राइवेट लियोनार्ड लॉरेंस के रूप में फिल्म फुल मेटल जैकेट में एक अधिक वजन वाले अनारी मरीन भर्ती। दोस्त मैथ्यू मोडाइन की एक टिप पर डिनफ्रियो को इंग्लैंड में निर्देशक स्टेनली कुब्रिक को ऑडिशन टेप भेजने का आग्रह किया गया था। 4 टेपों के बाद डिनफ्रियो को भूमिका मिल गई। मूल रूप से प्राइवेट लॉरेंस का चरित्र एक पतला अज्ञानी रेडनेक के रूप में लिखा गया था। हालांकि कुब्रिक का मानना था कि यदि चरित्र बड़ा और अनारी होता तो भूमिका अधिक प्रभाव डालती। 10-11
फिल्म के लिए एक बाधा कोर्स दृश्य को फिल्माते समय डिनफ्रियो ने अपने बाएं घुटने को घायल कर लिया, जो अत्यधिक वजन से और भी जटिल हो गया, जिसके लिए सर्जिकल पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। 12 फुल मेटल जैकेट का फिल्मांकन पूरा होने के 9 महीनों के दौरान डिनफ्रियो ने लगभग सारा वजन कम कर लिया जो उन्होंने अपनी भूमिका के लिए बढ़ाया था। उन्होंने एडवेंचर्स इन बेबीसिटिंग 1987 में डॉसन के गैराज के मालिक डॉसन की भूमिका निभाई। 13 वह फिल्म के अंत के पास एक दृश्य में दिखाई देते हैं। 1988 में उन्हें फिल्म मिस्टिक पिज़्ज़ा में एक और सहायक भूमिका में लिया गया, जिसमें उन्होंने लिली टेलर के चरित्र के मंगेतर की भूमिका निभाई। फिल्म में, जो जूलिया रॉबर्ट्स की ब्रेकआउट फिल्म थी, उन्हें उनके पूरे नाम विंसेंट फिलिप डिनफ्रियो के नाम से जाना गया। 1989 में उन्होंने जॉन चेन और रटकर हाउर के साथ द ब्लड ऑफ हीरोज में यंग गार के रूप में एक सहायक भूमिका निभाई। डिनफ्रियो ने अनेक प्रकार की छोटी या सहायक भूमिकाएं निभाईं, जिनमें नैन्सी सवोका की हाउसहोल्ड सेंट्स 1993 में एक संत के पिता की भूमिका, टिम बर्टन की एड वुड 1994 में निर्देशक ओरसन वेल्स की भूमिका, मेन इन ब्लैक 1997 में किसान एडगर और उसे ग्रसने वाला दुष्ट बग, हैप्पी एक्सीडेंट्स 2000 में भविष्य से होने का दावा करने वाला व्यक्ति तथा द सेल 2000 में जेनिफर लोपेज के चरित्र के विपरीत सीरियल किलर कार्ल स्टारगर की भूमिका शामिल है। 1992 में वह रॉबर्ट ऑल्टमैन की द प्लेयर में एक महत्वाकांक्षी पटकथा लेखक के रूप में दिखाई दिए। 1996 में उन्होंने डैन आयरलैंड की द होल वाइड वर्ल्ड 1996 में कॉनन द बारबेरियन के लेखक पल्प लेखक रॉबर्ट ई हॉवर्ड की भूमिका निभाई, जिसे नोवालिन प्राइस एलिस की संस्मरण वन हू वॉक्ड अलोन रॉबर्ट ई हॉवर्ड द फाइनल ईयर से रूपांतरित किया गया था। द होल वाइड वर्ल्ड को सिएटल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 1996 में सर्वश्रेष्ठ नई अमेरिकी फिल्म का पुरस्कार दिया गया। रॉबर्ट ई हॉवर्ड की भूमिका के लिए डिनफ्रियो को 1996 के सिएटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1998 के लोन स्टार फिल्म और टेलीविजन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। 1997 में उन्होंने टेलीविजन की ओर कदम बढ़ाया और होमिसाइड लाइफ ऑन द स्ट्रीट के एपिसोड सबवे में जॉन लैंग की भूमिका के लिए एमी नामांकन प्राप्त किया। 1999 में उन्होंने द सोप्रानोस में एक भूमिका ठुकरा दी। 14 डिनफ्रियो ने 2000 में स्टील दिस मूवी में वामपंथी कट्टरपंथी एबी हॉफमैन को चित्रित किया, जिसमें उनकी पत्नी के रूप में जेनेन गारोफ्लो ने अभिनय किया। उद्धरण वांछित 2001 में उन्होंने एनबीसी बटा यूएसए नेटवर्क के टेलीविजन शो लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट में डिटेक्टिव रॉबर्ट गोरेन के रूप में अपनी सबसे लंबी और शायद सबसे प्रसिद्ध भूमिका निभाई। 1 मार्च 2008 को डिनफ्रियो ने सैटरडे नाइट लाइव एपिसोड में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित स्केच में अपने चरित्र डिटेक्टिव रॉबर्ट गोरेन के रूप में एक कैमियो उपस्थिति दर्ज की। 15 स्केच में वह हिलेरी क्लिंटन, एमी पोहलर द्वारा अभिनीत से पूछताछ करते हैं। स्किट में उनके प्रवेश और निकास को लॉ एंड ऑर्डर डंडन ध्वनि द्वारा विरामित किया गया है। 2009 में यह घोषणा की गई थी कि डिनफ्रियो 2010 के वसंत में लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल इंटेंट छोड़ देंगे। उनकी आखिरी उपस्थिति 2 भाग सीजन 9 के प्रीमियर में होगी। 16 उनकी जगह जेफ गोल्डब्लम ने ले ली, लेकिन रेटिंग में गिरावट के बाद डिनफ्रियो और कैथरीन एरबे शो के 10वें और अंतिम सीजन के लिए लौटने पर सहमत हुए। 17 2003 में यह बताया गया कि डिनफ्रियो और जो पेंटोलियानो ने लिटिल विक्ट्रीज नामक एक छोटी फिल्म पर काम शुरू किया था, जो एक 12 वर्षीय लड़के के बारे में है, जिसकी दुनिया के बारे में धारणाएं हमेशा के लिए बदल जाती है जब उसका गैंगस्टर चाचा उसके साथ रहने आता है। पेंटोलियानो के साथ एक टेलीविजन साक्षात्कार के अनुसार फिल्म पूरी नहीं हुई और उत्पादन के लिए आवश्यक धन जुटाने में विफलता के कारण इसे वापस करना पड़ा। दोस्तों, इसे एक तरह से 18 फ़रवरी 2025 को बर्लिन में इसे रिलीज़ किया गया था
और इसे वर्ल्ड वाइड 7 मार्च 2025 को नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म की तरफ से इसे रिलीज़ कर दिया जाएगा। आप वहां पर जाकर इसे एंजॉय कर सकते हो। रनिंग लाइन की बात की जाए तो 100 मिनट की लाइन के साथ इसे बनाया गया है। बाकी रिलीजिंग डेट मैंने बता दी है, टीजर ट्रेलर आपने देख लिया होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।